परिचय। विशिष्ट अर्थशास्त्र के मूलभूत अध्ययन से आप अवश्य ही पूर्व परिचित होंगे। इस अध्याय के आरंभ में आपको विशिष्ट अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर का एक सरलीकृत विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसे आप परिचित होंगे। आप में से जो आगे चलकर उच्च अध्ययन में अर्थशास्त्र में विशिष्टता प्राप्त करने का चुनाव करेंगे, वे आज समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में अर्थशास्त्रियों द्वारा उपयोग किए गए अधिक जटिल विश्लेषणों से अवगत होंगे। किंतु समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के मूल प्रश्न वही रहेंगे। आप पाएंगे कि ये वास्तव में व्यापक आर्थिक प्रश्न है, जिनका संबंध सभी नागरिकों से है। क्या संपूर्ण रूप से कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी? क्या संपूर्ण देश में अथवा अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में रोजगार की दशा बेहतर है अथवा बुरी हालत में है? अर्थव्यवस्था अच्छी है अथवा बुरी है, इसे प्रदर्शित करने का संकेत क्या होगा? राज्य कौन सा कदम उठाएंगे अथवा लोगों की मांग करेंगे जिसे अर्थव्यवस्था की दशा में सुधार हो? ये ऐसे प्रश्न हैं जो देश की पूर्ण रूप से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में इन प्रश्नों पर जटिलताओं के विभिन्न स्तरों पर विचार किया जाता है। इस पुस्तक में आपको परिचित समष्टि अर्थशास्त्री विश्लेषण के कुछ मूल सिद्धांतों से होगा। जहां तक संभव होगा सिद्धांतों का सरल भाषा में वर्णन किया जाएगा। कभी कभी पाठकों को कुछ कठिनाइयों से परिचित करवाने के लिए प्रारंभिक बीजगणित का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से देखें तो हम पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत के स्तरों में एक साथ संचलन की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए, यदि खाद्यान्न के निर्गत में वृद्धि होती है तो आमतौर पर औद्योगिक वस्तुओं का निर्गत स्तर भी बढ़ता है। औद्योगिक वस्तुओं में भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्गत में एक साथ वृद्धि या ह्रास की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में साधारण तथा एक साथ बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति होती है। हम भिन्न भिन्न उत्पादन इकाइयों में रोजगार के स्तर को भी एक साथ घटने या बढ़ने को देख सकते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन इकाइयों में समस्त निर्गत का स्तर, कीमत स्तर या रोजगार का स्तर एक दूसरे से निकट संबंधित हो तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कार्य अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। उपर्युक्त परिवर्तनों के संबंध में व्यक्तिगत असमग्रता पर स्तर पर विचार करने के बजाय हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के एक प्रतिनिधित्व के रूप में एक वस्तु के बारे में विचार कर सकते हैं। इस प्रतिनिधित्व वस्तु का उत्पादन स्तर सभी वस्तुओं और सेवाओं के औसत उत्पादन स्तर के अनुकूल होगी। इसी तरह इस प्रतिनिधित्व वस्तुओं की कीमत स्तर अथवा रोजगार स्तर अर्थव्यवस्था के सामान्य कीमत और रोजगार स्तर को प्रतिबिंबित करेगा। समष्टि अर्थशास्त्र में हमने सामान्यतः इस विश्लेषण को सरलीकृत किया है कि एकल काल्पनिक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने पर कैसे देश की कुल उत्पादन तथा रोजगार के स्तर का संबंध उन विशेषताओं जिन्हें परिवर्ती कहते हैं, जैसे कीमत, ब्याज दर, मजदूरी दर और लाभ इत्यादि से है तथा इससे क्या होता है, हमें इसे सरलीकृत करने में सक्षम है और इस तरह उपयोगी तरीके से अध्ययन के द्वारा उसका सार प्राप्त करते हैं कि उन अधिसंख्य वास्तविक वस्तुओं के साथ क्या होता है जो बाजार में खरीदी और बेची जाती हैं। क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि जो कीमत, ब्याज, मजदूरी तथा लाभ इत्यादि के साथ होता है, कामोबेश वही दूसरी वस्तुओं के साथ भी होता है। खास तौर से जब इन गुणों में तेजी से बदलाव आना शुरू हो जाता है, उसी तरह जैसे कि कीमतें बढ़ती हैं, जैसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, या रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरते जाते हैं जिसे मंदी कहा जाता है। इन परिवर्तनों के संचालन की सामान्य दिशा सभी व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए सामान्यतः उसी प्रकार होती है जैसे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के लिए समस्त रूप से दिखलाई पड़ती है। हम नीचे देखेंगे कि कभी कभी हम इस उपयोगी सरलीकरण से विचलन की ओर भी जाएंगे जब हम यह अनुभव करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से विभिन्न क्षेत्रों से मिलकर बनती प्रतीत होती है। कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रक, उदाहरण के लिए कृषि और या उद्योग की अंतर
निर्भरता यहाँ की कीमतों के बीच प्रतिद्वंदिता या क्षेत्रकों के बीच संबंध जैसा कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पारिवारिक क्षेत्रक और सरकार एक अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से देखने की अपेक्षा उसे देश की अर्थव्यवस्था की कुछ चीजों को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलती है। विभिन्न वस्तुओं को छोड़कर प्रतिनिधि वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी वस्तु विशेष के विशिष्ट गुणों की अपेक्षा हो सकती है। उदाहरणतः कृषि और औद्योगिकी वस्तुओं के उत्पादन की दशाएं बिल्कुल भिन्न प्रकृति की होती है, अथवा यदि सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए एक श्रमिक प्रतिनिधि कोटि को ले तो हम किसी फर्म के प्रबंधक और लेखाकार के श्रम के बीच भेद नहीं कर पाएंगे। अतः कई मामलों में वस्तु श्रम अथवा उत्पादित तकनीकी की एकल प्रतिनिधि कोटि के स्थान पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तु ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में 3 प्रकार की वस्तुएं ली जा सकती है: कृषि वस्तुएं, औद्योगिक वस्तुएं और सेवाएं। इन वस्तुओं की उत्पादन तकनीकी और कीमत में अंतर हो सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र में यह भी विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं का व्यक्तिगत निर्गत स्तर, कीमतें, रोजगार का स्तर आदि का निर्धारण कैसे किया जाता है। यहाँ की किसी यहाँ दी यहाँ की गई इस चर्चा और विशिष्ट अर्थशास्त्र के अपने पूर्व अध्ययन से शायद आपको यह समझ में आ गया होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट अर्थशास्त्र किस प्रकार भिन्न है। संक्षिप्त सार के रूप में देखें तो विशिष्ट अर्थशास्त्र में आपको वह वित्तीय आर्थिक एजेंट बॉक्स देखिए और प्रेरणा जिनसे वे चालित होते हैं कि प्रकृति का उल्लेख मिलता है। ये विशिष्ट जिसका अर्थ छोटा है एजेंट है, अर्थात उपभोक्ता भी अपनी रुचि और आय के अनुरूप क्रय करने के लिए वस्तुओं को इष्टतम संयोग का चयन करते हैं। उत्पादक जो अपनी उत्पादित वस्तुओं से अधिक लाभ अर्जित करने के लिए अपनी लागत को कम से कम रखता है और वस्तुओं को बाजार में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचता है। दूसरे शब्दों में विशिष्ट अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है, जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला अथवा निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं। क्रेता या विक्रेता कंपनियां भी जो अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। उत्पादक अथवा विक्रेता और उनके व्यक्तिगत संतुष्टि अथवा कल्याण स्तर उपभोक्ता के रूप में पर बड़ी कंपनी भी इस अर्थ में विशिष्ट ही है कि उसे अपने शेयर धारकों के हित में कार्य करना पड़ता है, जो कि संपूर्ण देश के हित के लिए नहीं होता है। विशिष्ट अर्थशास्त्र के लिए मैक्रो का तात्पर्य बड़ा संपूर्ण देश को प्रभावित करता है, जैसे मुद्रास्फीति अथवा बेरोजगारी का उल्लेख नहीं है, या फिर मान लिया गया है कि ये परिवर्तन नहीं है कि वैयक्तिक क्रेता अथवा विक्रेता बदल सकते हैं। विशिष्ट अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के निकट तब आया जब उसे सामान्य संतुलन यानी मांग तथा पूर्ति का संतुलन अर्थशास्त्र के प्रत्येक बाजार में दिखलाई पड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों को संबोधित करने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने भी यह सलाह दी है कि यदि प्रत्येक बाजार में क्रेता और विक्रेता अपनी निजी हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेंगे तो अर्थशास्त्रियों को संपूर्ण देश के धन और कल्याण के बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु अर्थशास्त्रियों के कालक्रम में यह अन्वेषण किया कि उन्हें आगे देखना होगा। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। उस समय यह विषय राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता था। वे स्कॉटलैंड के निवासी थे। वे ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्हें दार्शनिक शास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। उनकी प्रकाशित पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ अ नेशन 1776 विषय की मुख्य व्याख्यात्मक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। पुस्तक के अनुच्छेद से कसाई, किण्वन और नानबाई के परोपकारिता की भावना से हम भोजन की उम्मीद नहीं करते हैं, बल्कि वे भी स्वयं को स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। हम अपनी जरूरतों की बात करते हैं, न कि मानवता की। यहाँ तक कि उनके स्वयं प्रेम और उनकी आवश्यकता के लिए भी चर्चा नहीं करते, लेकिन उनकी सुविधा के लिए स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में
की वकालत जरूर करते हैं। स्मिथ से पहले फ्रांस के फिजियोक्रेट्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान विचारक थे। एडमिट स्मिथ का दृश्य दिखाई गई है। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि प्रथम कुछ मामलों में बाजार विद्यमान नहीं रहता, द्वितीय कुछ अन्य मामलों में बाजार विद्यमान रहता है किंतु संतुलन मांग और पूर्ति का उत्पादन करने में असमर्थ रहता है, तृतीय जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकांश स्थितियों में समाज अथवा राज्य अथवा समस्त जनता को कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ रूप से रोजगार, प्रशासन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का निर्णय लेना पड़ता है, जिनके लिए वैकल्पिक आर्थिक एजेंटों के द्वारा लिए गए विशिष्ट अर्थशास्त्री निर्णयों के कुछ समस्त प्रभावों में परिवर्तन करना पड़ता है। इन उद्देश्यों के लिए समष्टि अर्थशास्त्र के विद्वानों को कारारोपण और अन्य बजट नीतियों और मुद्रा पूर्ति में बदलाव लाने वाली नीतियों, ब्याज दर, मजदूरी, रोजगार और निर्गत का बाजार में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र का मूल विशिष्ट अर्थशास्त्र में होता है, क्योंकि इसमें बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के समस्त प्रभाव का अध्ययन करना पड़ता है। यदि आवश्यक हुआ तो इन शक्तियों के परिवर्तन के लिए लक्षित नीतियों का भी प्रयोग करना पड़ता है। यह बाजार के बाहर समाज की रुचि का अनुकरण करने के लिए होता है। जैसे भारत जैसे विकासशील देशों में इस प्रकार के चुनाव बेरोजगारी को दूर अथवा कम करने के लिए, सभी नागरिकों के लिए शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने, सुशासन प्रदान करने, देश को समुचित प्रतिरक्षा आदि प्रदान करने के लिए इस प्रकार का चयन करना पड़ता है। समष्टि अर्थशास्त्र की दो सामान्य विशेषताएं हैं जो उपयुक्त सूची की स्थितियों में प्रयोग करना स्पष्ट है। संक्षिप्त में इनका उल्लेख नीचे किया गया है। प्रथम, समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता अथवा आर्थिक भूमि अदा करने वाले कौन होते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र नीतियों का अनुपालन राज्य स्वयं अथवा वैधानिक निकाय जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और इस प्रकार की संस्थाएं करती हैं। विधि अथवा भारत के संविधान में जैसा कि परिभाषा भाषित किया गया है कि ऐसे प्रत्येक निकाय को एक अथवा अधिक सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन करना होगा। ये लक्ष्य उन वैयक्तिक आर्थिक एजेंटों के लक्ष्य नहीं है जो निजी लाभ अथवा कल्याण को अधिकतम करना चाहते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के एजेंट मूल रूप से वैयक्तिक निर्णयकर्ताओं से अलग होते हैं। द्वितीय, समष्टि अर्थशास्त्र के निर्णयकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं स्पष्ट है। उनको आर्थिक उद्देश्यों के बाहर जाना पड़ता है और जिन सार्वजनिक आवश्यकताओं की चर्चा हमने ऊपर की है उनके लिए आर्थिक संसाधनों का परिनियोजन करने का निर्णय लेना पड़ता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप का लक्ष्य व्यक्ति के निजी हित के लिए नहीं होता है। इनका अनुपालन संपूर्ण देश और उनकी जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। आर्थिक एजेंट, आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। वे उपभोक्ता हो सकते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है। वे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है और कितना करना है। वे सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी हो सकती हैं जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय लेते हैं, जैसे कितना खर्च करना है, साख पर कितना ब्याज दर लेना है, कितना कर लगाना है। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 में प्रकाशित होने के बाद हुआ। कीन्स से पहले अर्थशास्त्री में इस चिंता का प्राबल्य था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक है उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। विचारकों ने इस संप्रदाय को क्लासिकल परंपरा के रूप में जाना जाता है।
ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेना मेनार्ड किन्स का जन्म 1883 में हुआ था। उनकी शिक्षा किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और बाद में विशेषज्ञों के रूप में नियुक्ति हुई। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में वे तीक्ष्ण विद्वता के अलावा सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक के रूप में भी जुड़े रहे। अपनी पुस्तक इकोनॉमी कंसिक्वेंसेज ऑफ द पीस 1919 में युद्ध की शांति समझौते के भंग होने की भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी। उनकी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 20वीं सदी की अर्थशास्त्री की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। किन्स विदेशी मुद्रा के साझेदार सट्टेबाज थे। जॉन मेनार्ड किन्स का दृश्य दिखाई गई है, किंतु 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तर में भारी गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की मांग कम थी और कई कारखानों बेकार पड़े थे। श्रमिकों की को कम काम से निकाल दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25%। बेरोजगारी की दर की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं किंतु काम नहीं करते हैं में लोगों की कुल संख्या जो काम करने की इच्छुक है और काम करते हैं से भाग देकर जो भागफल प्राप्त होता है उसे रूप में प्राप्त की जाती है। उस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आई। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नए तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रकार्य के संबंध में सोचने को प्रेरित किया। यह सच है कि कल्याण राहत विभाग चित्र में दिखाई गई है। जिस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी लंबी अवधि तक विद्यमान होगी वहां एक सिद्धांत की प्रस्तुति और उसकी व्याख्या का आवश्यकता होगी। किन्स की पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास साबित हुई। अनेक पूर्ववर्ती के विपरीत उनका दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता पर परीक्षण करना था। समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का उद्भव हुआ। समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ हम जानते हैं कि अध्ययन के अंतर्गत इस विषय का एक विश्लेषण ऐतिहासिक संदर्भ है। हम इस पुस्तक में पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था के कार्यों का परीक्षण करेंगे। पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों के द्वारा किए जाते हैं। किसी विशिष्ट पूंजीवादी उद्यम में एक या अनेक उद्यमी ऐसे लोग जो बड़े निर्णयों के नियंत्रण का कार्य करते हैं तथा फर्म या उद्यम के साथ जुड़े बड़े जोखिम वहन करते हैं होते हैं। वे उद्यम को चलाने के लिए स्वयं पूंजी की पूर्ति करते हैं या वे पूंजी उधार लेते हैं। उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। इनमें कुछ संसाधनों का उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में होता है जैसे कच्चे माल तथा कुछ तो अस्थायी पूंजी के रूप में रहता है जैसे भूखंड। उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें मानव श्रम के महत्वपूर्ण अंश की आवश्यकता होती है जिसे हम श्रम के रूप में सूचित करेंगे। इन 3 प्रकार के उत्पादन के कारकों जैसे पूंजी, भूमि, श्रम की सहायता से निर्गत का उत्पादन करने के बाद उद्यमी उत्पादन को बाजार में बेचते हैं। इससे प्राप्त मुद्रा को संप्राप्ति कहते हैं। इस संप्राप्ति का कुछ अंश भूमि को उसके उपयोग के लिए अधिशेष के रूप में प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार कुछ अंश पूंजी की ब्याज के रूप में तथा कुछ श्रम की मजदूरी के रूप में प्रदान किया जाता है। शेष संप्राप्ति को उद्यमी की आय कहते हैं जो लाभ कहलाता है। इस लाभ का उपयोग उत्पादक आगे नई मशीन खरीदते अथवा नए कारखाने लगाने के लिए करते हैं ताकि उत्पादक का विस्तार हो। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहते हैं। संक्षेप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा इस प्रकार की दी जा सकती है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापों को निम्नलिखित अभिलक्षण हो और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। वह बाजार में निर्गत को बेचने के लिए ही उत्पादन किया जाता है। श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है जिसे मजदूरी की दर कहते हैं। श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे श्रमिक की मजदूरी दर कहते हैं। यदि हम उपरोक्त 3
मानदंडों को विश्व के देशों के विभिन्न देशों के संदर्भों में लागू करें तो हम पाएंगे कि पूंजीवादी देश पिछले 300 से 400 वर्षों के दौरान अस्तित्व में आए। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ ही देश पूंजीवादी देशों की श्रेणी में आएंगे। कई अल्प विकसित देशों में खास करके कृषि में उत्पादन का कार्य किसान परिवारों के द्वारा किया जाता है। मजदूरी श्रम का प्रयोग कभी कभार होता है और अधिकतर श्रम कार्य परिवार के सदस्यों स्वयं करते हैं। उत्पादन केवल बाजार के लिए नहीं होता है, उत्पादन का एक बड़ा अंश परिवार के द्वारा उपभोग में लाया जाता है। प्रायः किसानों के पूंजी स्टॉक में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है। अधिसंख्यक आदिवासी समाज में भूमि का स्वामित्व नहीं होता है। भूमि का स्वामित्व समस्त जनजाति के पास हो सकता है। हमने इस पुस्तक में जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है वह ऐसे समाजों पर लागू नहीं होता, किंतु यह सच है कि अनेक विकासशील देशों में जो उत्पादन की इकाई मौजूद है वह पूंजीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है। इस पुस्तक में उत्पादन इकाइयों को फर्म कहा गया है। किसी फर्म के कारोबार के संचालन का दायित्व उद्यमियों के ऊपर होता है। उद्यमी भी बाजारों से श्रमिकों को किराए पर लाकर अपने उत्पादन प्रक्रम में नियोजित करता है। इसी प्रकार वह भूमि एवं पूंजी का भी नियोजन करता है। इन आगतों के नियोजन के उपरांत उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया का संचालन करता है। उनका उद्देश्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कर, जिसे निर्गत कहा जाता है, बाजार में उनको बेचना और उससे लाभ प्राप्त करना होता है। इस प्रक्रिया में उस जोखिम एवं अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए वह जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है वह ऊंची कीमत पर नहीं बिक पाती, इससे उद्यम के लाभ में कमी होती है। ध्यान देने की बात है कि पूंजीवादी देशों में उत्पादन के कारक अपनी आय का सृजन उत्पादन की प्रक्रिया एवं उससे प्राप्त निर्गत को बाजार में बेचकर करते हैं। विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों में निजी पूंजीवादी क्षेत्रों के अलावा राज्य में उसके अनुरूप एक संस्था होती है जो राज्य की भूमि का कानून बनाने, उसे लागू करने और न्याय दिलाने में होती है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां राज्य उत्पादन का कार्य भी करता है। कर लगाने और सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर व्यय करने के अतिरिक्त राज्य के द्वारा स्कूल, कॉलेज भी चलाए जाते हैं तथा स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान की जाती है। जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था का वर्णन करें तो राज्य के इन आर्थिक प्रकारों का उल्लेख करना आवश्यक है। राज्य को सूचित करने के लिए सुविधा की दृष्टि से हम आगे सरकार शब्द का प्रयोग करेंगे। किसी अर्थव्यवस्था में फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरा जो बड़ा क्षेत्र होता है उसे पारिवारिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ परिवार से हमारा तात्पर्य एक व्यक्तिगत उपभोक्ता जो अपने उपभोग से संबंधित निर्णय अथवा कई व्यक्तियों के समूह जिसके उपभोग संबंधी निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं से है। परिवार भी बचत करते हैं और कर अदा करते हैं। उन्हें इन क्रियाकलापों के लिए पैसे कैसे मिलते हैं? हम जानते हैं कि परिवार में कई लोग होते हैं। ये लोग फार्मों में श्रमिकों के रूप में काम करते हैं और मजदूरी प्राप्त करते हैं। वे सरकारी विभागों में काम करते हैं और वेतन प्राप्त करते हैं, अथवा वे फार्मों के स्वामी भी हो सकते हैं जो लाभ कमाते हैं। फार्मों के उत्पादन की जिसे बाजार में बिक्री होती है वह सचमुच परिवार की मांग के बिना कार्य कर ही नहीं सकता है। इसके अलावा वे भूमि को पट्टे पर देकर अथवा पूंजी को उधार देकर भी ब्याज कमा सकते हैं। अभी तक हमने देशीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटकों का उल्लेख किया है, लेकिन विश्व के सारे देश व्यापार भी करते हैं। बाह्य क्षेत्र हमारे अध्ययन का चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बाह्य क्षेत्र से व्यापार 3 प्रकार से हो सकता है। एक, जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों से बेचते हैं तो उसे निर्यात करते हैं। दूसरा, कोई देश जब विश्व के अन्य देशों से वस्तु खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं। आयात और निर्यात के अलावा दूसरी तरह से भी विश्व के अन्य देशों किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तीसरा, किसी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का भी प्रवाह हो सकता है, अथवा कोई देश विदेशों में भी पूंजी का निर्यात कर सकता है। सारांश, समष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक परिवर्तनों पर विचार किया जाता है। इसमें उन विविध अंतर संलग्नताओं की भी चर्चा है जो अर्थव्यवस्था के
विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान रहती है। इन्हीं कारणों से यह विशिष्ट अर्थशास्त्र से भिन्न होती है, जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के खास क्षेत्रों में कार्यप्रणाली का परीक्षण किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को एक समान मान लिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव एक पृथक विषय के रूप में 1930 में कीन्स के कारण हुआ। महामंदी से विकसित देशों को गहरा धक्का लगा और कीन्स को अपनी पुस्तक लिखने का प्रेरणा मिली। इस पुस्तक में हम प्रायः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ही अध्ययन करेंगे, अतः इसमें विकासशील देशों की कार्यप्रणाली को पूर्ण रूप से शामिल करना संभव नहीं होगा। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को परिवार, फर्म, सरकार और बाह्य क्षेत्र को इन चारों क्षेत्रों के संयोग के रूप में देखा जाता है। ब्याज की दर, लाभ, महामंदी, उत्पादन के चार कारक, आगत श्रम, उद्यम वृत्ति, मजदूरी श्रम, फर्म, निर्गत, सरकार, निर्यात, मजदूरी दर, आर्थिक एजेंट या इकाई, बेरोजगारी की दर, उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, निवेश, व्यय, पूंजीवादी देश अथवा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी फर्म, परिवार, बाह्य क्षेत्रक आयत।